नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, द हिंदू पब्लिशिंग हाउस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो माननीय पार्थ सारथी जी को नया चेयरमैन द हिंदू पब्लिशिंग हाउस का नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में स्वयं को सक्षम घोषित किया है? तो जियो ने कहा है कि हम स्क्रैच टू फाइनल टेक्नोलॉजी यानी कि शून्य से पूर्ण रूप से 5G तकनीक हमने डेवलप कर दिया है और भारत को किसी विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो जियो ने पूरी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ये पहली बार है कि जो किसी कंपनी ने मोबाइल टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया हो। इसके पहले जो है जियो, एयरटेल, ये सारी कंपनियां जो भी हैं ये भारत के केवल टेक्नोलॉजी यानी कि फ़ोन कॉलिंग सिस्टम में एंट्री कर रही थी। अगली न्यूज, किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो अशोक लवासा जो हमारे इलेक्शन कमीशन थे जो है उनको अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भुखमरी खत्म करना एसडीजी 1 लक्ष्य है, तो ये गलत है आपका, ये एसडीजी 2 लक्ष्य है। एसडीजी 2 यानी कि पहला कथन गलत हो जाता है। इन लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करना है, दूसरा कथन सत्य है, तो केवल 2 यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये थी कल के न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्नों की डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रिबेल राजस्थान एमएलएज मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट स्पीकर्स नोटिस। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे, जो सचिन पायलट है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है अभी पार्टी के कुछ जो मीटिंग हुई थी उसको छोड़ दिया था। जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई थी कांग्रेस की राजस्थान की, उसको छोड़ दिया था, उसमें नहीं अटेंड हुए थे, जिसके बाद उनको नोटिस दिया गया है कि क्यों ना आपको जो है दल बदल कानून के अंतर्गत जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। तो दल बदल कानून क्या है? ये 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित एक कानून है जो एक संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो आपको अभी कमेंट बताना है किस संविधान संशोधन से दल बदल कानून को संविधान में लाया गया था, ये चीज़ आपको बताना है। अब अगला आते हैं बात, तो देखते हैं कि जो राजस्थान सरकार है उसका उद्देश्य ये है कि इनको जो भी है इनको निकाल दिया जाए, इससे मेजॉरिटी कम हो जाएगी राजस्थान लेजिस्लेचर की। उसके बाद जो अशोक गहलोत की सरकार है वो आसानी से अपना बहुमत सिद्ध कर सकेगी। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सॉरी हाई कोर्ट में गए हैं वहाँ पर कि अपील करने के लिए, जो पायलट पूरा खेमे के लोग हैं, कि हमको क्यों जो है ऐसी नोटिस भेजी गई। जबकि जो वायलेशन होता है दल बदल कानून में, व्यवस्था क्या है कि यदि कोई भी पार्टी का सदस्य पार्टी के विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, जैसे कि आपका मत जो है पार्टी का जो मत है उसके खिलाफ मत देता है जाके लेजिस्लेचर में, या फिर वोटिंग नहीं करता है, तो वही बात बताया गया है। तो पायलट खेमे के लोगों ने कहा है कि जब कोई सदन सत्र में था ही नहीं तो कौन सी व्हिप जारी की जाएगी, तो व्हिप का उल्लंघन नहीं माना जाएगा जब सदन सत्र में ना हो। तो इस आधार पर हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की है। अगली न्यूज हमने देखा, वायरस केसेज क्रॉस 1 मिलियन, मार्क डेथ्स एक्सीड 25,600। तो 10 लाख से ज़्यादा वायरस केसेस इंडिया में हो चुके हैं और 25,600 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। ये बात बताई वायरस के संबंध में। अगली न्यूज है, पैनल पुट ऑफ डिसीजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट इशू। तो जो होम सेक्रेटरी हैं हमारे अजय कुमार भल्ला, इनके नेतृत्व में एक कमेटी जो गठन की गई थी जिसने जम्मू कश्मीर के इंटरनल इशू पर जो है निर्णय लेने का, कि जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट है उसको बैन जारी किया जाए या उसको रोक दिया जाए, तो उस पर निर्णय लेने की बात उन्होंने कहा था, जिस पर 4G इंटरनेट बैन था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो आपका जो भी बीच में कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, जिसके बाद इसके निर्णय पर हाल्ट कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ में है। अगली जो ट्विटर हैक टारगेट्स हाई प्रोफाइल यूजर्स। तो ट्विटर पे एक कुछ हैकर्स ने हस्तक्षेप किया है, जिसके माध्यम से जो आपके टॉप प्रोफाइल यूजर्स हैं, जैसे कि आपका बिल गेट्स हो गए और इलॉन मस्क हो गए, ऐसे कई हाई प्रोफाइल, जो बिडेन, जेफ बेजोस, इन सब की अकाउंट को हैक करके उनसे पोस्ट किया कि जैसे अगर आप हमें 1000 जो है जो बिटकॉइंस देते हो तो हम तुरंत ही आपको आपके बैंक अकाउंट में 2000 बिटकॉइंस वापस कर देंगे। क्योंकि इन लोगों की क्रेडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी जो है इन लोग जो है धर्मार्थ सेवा के लिए भी जाने जाते हैं, तो लोग जो है इनके ऑफिशियल अकाउंट से ऐसे पोस्ट देकर बहकावे में आ सकते हैं, जिसको यूज़ किया ही हैकर्स ने। तो अभी ट्विटर ने इस पर कहा है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, क्या मामला है, जल्दी से इनके सबकी अकाउंट को अभी टेम्परेली बैन कर दिया गया है ताकि कोई मिसयूज़ ना कर सके, और क्या मामला है पूरा हम जानेंगे। तो ऐसे कई से कल हैकर्स के केसेज आए थे जिसमें उन लोगों ने ऑफिशियल अकाउंट्स को हैक करके उन पर पोस्ट किया कि अगर हमें आप 1000 बिटकॉइन इस अकाउंट में डालते हो तो हम 2000 बिटकॉइन आपको वापस करेंगे। तो ये एक फ्रॉड था जो इन ऑफिशियल अकाउंट से हैक करके किया गया था। तो ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी। अगली न्यूज़, इंडिया रजिस्टर्स अ स्टीप डिक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो जो भारत में मातृत्व शिशु दर है
मातृत्व मृत्यु दर है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो मातृत्व मृत्यु दर क्या है हम जानेंगे सबसे पहली बात। तो जब भी जो है शिशुओं का जन्म होता है तो कभी कभी ऐसा होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से या किसी अन्य संबंधित कारणों से जो जन्म देने वाली माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही चीज़ जब 1 लाख जो है जीवित जन्म देने पर कितनी माँओं की मृत्यु होती है जो है, या चाहे प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान या फिर प्रेगनेंसी यानी कि जो है डिलीवरी के 42 दिन तक बाद तक अगर जितनी भी माँओं की मृत्यु होती है 1 लाख प्रति बच्चों के जन्म पर, तो इसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहा जाता है। तो अभी जो प्रत्येक वर्ष जो है रजिस्ट्रार जनरल एक सैंपल्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है इसके तहत प्रत्येक वर्ष जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु जन्म दर है, मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर है, इन सभी के आंकड़ों को पेश किया जाता है भारत में। तो अभी आंकड़े 2016-18 के आंकड़े के अंतर्गत जो है भारत में मातृत्व मृत्यु दर घट के 113 हो गई, जो कि पहले 130 थी। तो अभी 130 यानी कि 130 से 113 हो गई ही। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 1 लाख जो है जीवित शिशु जन्म हो लेते हैं तो केवल 113 माताओं की मृत्यु होती है। तो ये जो है लक्ष्य क्या है यूनाइटेड नेशंस का कि 1 लाख जीवित बर्थ पर केवल 70 माताओं की मृत्यु हो, न्यूनतम 70 माताओं से कम की मृत्यु हो। तो हम देख लेते हैं प्रदेश वाइज थोड़ा सा। तो असम में सबसे ज़्यादा माताओं की मृत्यु होती है डिलीवरी के दौरान, जन्म के दौरान, बच्चों के जन्म के दौरान, जिसमें लगभग 215 है। यही चीज़ बिहार में 149 है, मध्य प्रदेश में 173, छत्तीसगढ़ में 159, राजस्थान में 164, उत्तर प्रदेश में 197। जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में देखा जाए तो दक्षिण भारत के राज्यों में MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो काफ़ी कम है। आंध्र प्रदेश में 65 है जो कि यूनाइटेड नेशंस के मानकों से भी कम है। तेलंगाना में 63, कर्नाटका में 92, केरला में 43, तमिलनाडु में 60। तो केरला में काफ़ी कम है, 43 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये हमने देखा मातृत्व मृत्यु दर के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ध्यान देना है कि पैटर्न हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। आप ग्राफ भी देख रहे होंगे, लगभग 2007-9 में 212 था, जो अभी 2016-18 में ग्राफ में आप देख रहे हैं तो 113 हो गया, यानी कि स्वास्थ्य मानकों पर काफ़ी बेहतरी हो रही है। दक्षिण भारत के राज्य ज़्यादा अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगली जो पाक डिड नॉट अलाउ फ्री एक्सेस टू जादव इंडिया। तो जो कुलभूषण जाधव हमारे पूर्व नेवी के ऑफिसर्स थे, जो वहाँ पे जो है कहा जाता है कि पाकिस्तान ईरान में बिजनेस था इनका, इन्होंने नेवी छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानियों ने इनको पकड़ लिया और बोला है जासूस है। उसके बाद इनके मिलिट्री कोर्ट ने इनको फांसी की सज़ा सुना दी। जिसके बाद भारत ने अपील किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके बाद इनको काउंसलर एक्सेस मिली थी, यानी भारत के जो राजदूत थे उनके माध्यम से कुछ लोगों को इनको मिलने का मौका दिया। अपनी माँ से भी इन्होंने मिला था, लेकिन भारत ने क्लेम किया कि जो एक ऑफिशियल काउंसलर एक्सेस होती है उसको नहीं दिया गया इनको, यानी कि मतलब जो पाकिस्तान के सैन्य लोग भी उपस्थित थे जब वार्तालाप हो रही थी और CCTV कैमराज लगे थे, रिकॉर्ड हो रही थी पूरी वार्तालाप। तो ये एक जो है उचित एक्सेस नहीं है। तो इसके विरोध में हिंदुस्तान ने आवाज़ उठाई है। अगली जो है DMC रिपोर्ट कास्ट डाउट ऑन पुलिस रोल ड्यूरिंग फेब्रुअरी वायलेंस। तो जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है पेश की है, जो फरवरी में NTCA प्रोटेस्ट के बाद जो है दंगे हुए थे दिल्ली में, उस पर एक रिपोर्ट पेश की है। जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं और LG हैं, दोनों को रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया है कि डेलिब्रेट इनएक्शन पुलिस ने किया था, यानी कि पुलिस ने जानबूझकर कुछ समय तक कोई निर्णय नहीं लिया, कोई कदम नहीं लिया, जानबूझकर दंगे को भड़काने का मौका दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा क्लेम है दिल्ली पुलिस के ऊपर। अगर ये साबित होता है तो दिल्ली सरकार ने कहा है जो भी हम यथोचित निर्णय होगा उसको हम कदम उठाएंगे। तो ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के काफ़ी गंभीर जो है आरोप हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर। तो इस पर देखना है क्या निर्णय लेते हैं। अगली न्यूज़ है सीरो सर्वे रिजल्ट टू टेक एटलीस्ट अ वीक मोर, NCDC इन्फॉर्म्स हाई कोर्ट। तो जो नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है, इसने दिल्ली हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि जो सीरो सर्वे है उसका रिजल्ट अभी कम से कम 1 सप्ताह और लगेगा। तो सीरो सर्वे क्या है? तो सीरो सर्वे एक सर्वे कराया जाता है जो ऐसे रैंडमली पीपल्स का ब्लड लिया जाएगा, उसमें जो ब्लड का सीरम पार्ट होता है इसको चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि हाल में कोई एंटीजन प्रवेश तो नहीं किया था। अगर एंटीजन प्रवेश किया था इसका मतलब वो व्यक्ति किसी न किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड था, तो खासी संभावना ये होती है कि वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड होता है। तो ऐसे में पता चल जाता है कि कितने स्तर तक कोविड-19 का इन्फेक्शन फैल रहा है, इसकी डिग्री कितनी है गंभीरता की। तो ऐसे ये सीरो सर्वे का उद्देश्य है। ये 1 सप्ताह से ज़्यादा इसमें रिजल्ट आने में समय लगेंगे, ये सीरो सर्वे को बताया गया।
अगली न्यूज है फ्रॉम ड्राइवर्स टू वेजिटेबल वेंडर्स इट्स एन ऑटो स्विच। तो आप जैसे चित्र में देख रहे होंगे, इसमें बताया जा रहा है कि जो ऑटो ड्राइवर्स थे उन्होंने कैसे अपने ऑटो को काट के एक जो है वो उसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स ने कैसे जो है उसको ठेले में बदल दिया है। आप देख रहे होंगे पीछे आम लाद लिए हैं अपने ऑटोज़ में, क्योंकि अभी जो है ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है, ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी कम हो गया है, लोग बाहर निकलना कम कर दिए हैं। तो ऑटो की जो कमाई थी ऑटो रिक्शाज़ की काफ़ी कम हो गई है, लगभग शून्य के बराबर हो गई, इसलिए इन्होंने अपना व्यापार बदल दिया है। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से किस तरह जो है व्यापार के तरीकों में बदलाव हो रहा है, कितनी समस्याएं हो रही हैं लोगों को। अब अगली न्यूज़ हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन केरला एक्ट ऑन एनिमल बर्ड सेक्रीफाइसेस। तो केरला का एक कानून है केरला एनिमल्स एंड बर्ड सेक्रीफाइसेस प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1968। तो इसके अंतर्गत दो विरोधाभास बातें हैं। इसमें ये कहा जाता है कि जो है प्रदेश में कोई भी जानवर या फिर पक्षी को बलि के रूप में नहीं दी जाएगी, यानी किसी धर्म के लिए बलि के रूप में नहीं चढ़ाया जाएगा। हालांकि उसको मीट के तौर पर खाया जा सकता है, यानी कि इसको खाने के लिए, मीट के लिए उसकी बलि, उसको जो है मारा जा सकता है पशु या पक्षी को, लेकिन बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। तो इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और यही केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस और देखा है, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है 1960 का, ये केंद्र सरकार का कानून है। इसमें भी कहा गया है कि जो है पशुओं को मारना तो अलाउ किया गया है, लेकिन पशुओं के साथ क्रूरता की बात नहीं की गई, क्रूरता नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या जो पशुओं को मारा जाता है, पशुओं को मीट के लिए काटा जाता है, मारा जाता है, ये पशुओं के साथ क्रूरता नहीं है। तो ये दो विरोधाभास बातें हैं इस कानून में ही, जिसमें एक बात कहती है कि पशुओं को खाने के लिए तो मारा जा सकता है, लेकिन बलि देने के लिए नहीं। तो ये भी बताया है कुछ लोगों ने कि ये तो आप इंटेंशन के मतलब एक्शन को नहीं डिफाइन कर रहे हो, आप इंटेंशन को डिफाइन कर रहे हो। यानी कि पशुओं को मारना तब इलीगल नहीं है जब आप उनको खाने के लिए प्रयोग कर रहे हो, लेकिन अगर उनको बलि के लिए प्रयोग कर रहे हो तो वो इलीगल है। तो ये आप इंटेंशन को कर रहे हो, यानी ये धार्मिक स्वतंत्रता पर भी आप जो है इस पर चोट पहुंचा रहे हो। यानी अगर धर्म के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो मरना उचित नहीं है, अगर भोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो ये उचित है। तो ये एक विरोधाभास है इस कानून में, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी निर्णय देगा। ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी इसमें। अगली न्यूज़ है डिसंगेजमेंट प्रोसेस इंट्रिकेट आर्मी। तो आर्मी ने बताया है कि डिसंगेजमेंट अभी हो रहा है भारत चीन सीमा पर, और ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया अभी जारी है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, नो पोस्टल बैलेट फैसिलिटी फॉर वोटर्स अबव 65 इलेक्शन कमीशन। तो अभी चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है कि बिहार चुनाव में जो है, जो अभी पोस्टल बैलेट की वोटिंग सिस्टम को, मतलब पोस्टल बैलेट का ऑप्शन, अभी देखिए एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें पोस्टल बैलेट यानी कि जो पोस्ट के माध्यम से वोट डालने का प्रक्रिया थी, 80 साल तक पहले था, 80 साल से जो अधिक उम्र के लोग थे, लेकिन उसको घटाकर 65 साल से अधिक उम्र के लोग कर दिया गया है। लेकिन बताया कि बिहार के चुनाव में ये बदलाव अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बदलाव केंद्र सरकार ने 19 जून के पहले कर दिया होता तब तो बिहार के चुनाव में जो है मान्य होता, क्योंकि 19 जून के पहले ही घोषणा हो गई थी। लेकिन ये नहीं हुआ है, तो अभी जो बिहार में चुनाव होंगे उसमें ये पोस्टल बैलेट का कानून, जिसमें 65 वर्ष से अधिक वो लोग, उम्र के लोग जो है शामिल हो पाएंगे, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दे पाएंगे, ये नहीं शामिल होगा। तो ये बात बताई गई। इसमें पोस्टल बैलेट के अभी पुराने नियम ही लागू होंगे, जिसके अंतर्गत पोस्टल बैलेट से वही लोग वोट दे सकते हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, या जो डिसेबल्ड हैं, या जो फिर एसेंशियल सर्विस वर्कर्स हैं, या जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं, या फिर संभावना है कि वो इन्फेक्टेड होंगे। तो केवल वही लोग पोस्टल बैलेट से वोट दे पाएंगे। अगली जो वर्ल्ड नोज़ अबाउट आवर रिच हेरिटेज इंडिया। तो जैसे भारत के ऊपर जो है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, उन्होंने जो है आरोप लगाया कि भारत में जो अयोध्या है वो झूठी अयोध्या है, असली राम तो नेपाल में पैदा हुए थे। तो अभी जो है उसी में जो हमारे विदेश मंत्रालय है उसने स्पष्टीकरण दिया है कि जो भारत की विश्व विरासत है उसे पूरा विश्व जानता है, भारत की विरासत क्या है, हमें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है कि रामचंद्र जी अयोध्या में ही पैदा हुए थे। तो ये बात बताई गई है। अगली न्यूज़, सेंटर स्टेट्स मच मोर स्टोर बाय वैक्सीन ट्रायल। तो अभी एक और वैक्सीन है जो कोविड-19 के लिए बनाई गई है इंडियन कंपनी द्वारा, जिसका नाम है जाइडस कैडिला, और वैक्सीन का नाम है जाइकोविड। तो ये वैक्सीन को ट्रायल के लिए अलाउ कर दिया गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल के लिए। ये वैक्सीन को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये कंपनी बना रही है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, प्लाज्मा डोनर्स इन असम में गेट प्रेफरेंस इन जॉब्स।
तो असम ने एक नया व्यवस्था लागू की है, उसमें उनके स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही है, उसने कहा है कि जो भी पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं अगर वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उन्हें हम जो है कभी अगर सरकारी जॉब के लिए प्रेफर करते हैं तो उनको हम एक प्रेफरेंस देंगे, यानी कि कुछ जैसे इंटरव्यू में 2 मार्क्स ज़्यादा देंगे या किसी परीक्षा में कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देंगे। और ये भी कहा है कि सरकारी योजनाओं के लाभ में भी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और बात कही है, इन्होंने कहा है कि जो राज्य के बाहर के लोग अगर असम में आकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो उनके आने जाने का एयर टिकट का किराया और उनके रहने की पूरी व्यवस्था खर्च राज्य सरकार देगी। तो प्लाज्मा से काफ़ी अच्छा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है रिकवरीज में, तो इसलिए इस प्लाज्मा डोनेशन को बात कही गई है। और ये भी कहा है कि असम हो सकता है जल्द से जल्द प्लाज्मा बैंक की भी स्थापना करने के लिए कटिबद्ध है। अगली न्यूज़ है, ईरान हैड गॉन साइलेंट ऑन रेल प्रोजेक्ट इंडिया। तो जैसे हम 2-3 दिन से न्यूज़ सुन रहे हैं कि जो आपका चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट था, जो कि चाबहार ईरान का एक बंदरगाह है, वहाँ से लेके जाहेदान जो कि ईरान का ही एक शहर है, वो अफगानिस्तान की सीमा के निकट है, वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई जाती, जो भारत की कंपनी को इरकॉन को ठेका मिला था इसका। लेकिन अभी क्या हुआ है, ईरान ने भारत की कंपनी को कोई इस प्रोजेक्ट संबंध में निष्क्रियता को देखते हुए प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। और अभी पिछले ही सप्ताह ईरान की जो रेलवे कंपनी है, जो गवर्नमेंट रेलवे कंपनी है, उसने ही जो है उसके लिए पटरी बिछाना शुरू कर दी है चाबहार जाहिदान रेलवे के लिए। तो उसके बाद से ही ये प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में आया है। तो अभी भारत ने कहा है इस प्रोजेक्ट से संबंधी हम जो है इंतजार कर रहे थे 2019 से ही, ईरान का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था, क्या हम करें क्या ना करें, कोई भी ईरान स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा था। और अभी एक और नया डेवलपमेंट ये हुआ है, जो फरजाद बी गैस फील्ड है, ये ईरान में गैस के फील्ड यानी कि जहाँ पे गैस उत्पादन होने की संभावना होती है। तो ये ONGC यानी कि एक विदेशी फर्म है, यानी उसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड, OVL इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। उसको टेंडर मिलना था कि ये फरजाद बी गैस एक्सप्लोरेशन में वहाँ से गैस का जो खुदाई होगी ये ONGC विदेश लिमिटेड करेगी। लेकिन अभी इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसमें लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी OVL हमारी। तो ये गतिरोध देखने को मिल रहा है। तो इसको ये संभावना भी तैयारी हो सकता है चाइना के प्रभाव में आकर ये भारतीय इन्वेस्टमेंट्स को कैंसिल कर रही हो ईरान। अगली न्यूज़ है, यूनिवर्सिटीज़ अनडिसाइडेड एंड फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अभी जो UGC की गाइडलाइन आई थी कि जो प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको तो परीक्षा बिना दिए ही प्रमोट कर दिया जाएगा कॉलेजों में, लेकिन जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको परीक्षा दी जाएगी, परीक्षा देना पड़ेगा कंपलसरली। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ जो है स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या किया जाए, तो ये बात बताई गई इसमें। जुडिशियल रिव्यू कांट बी डन प्रियर टू स्पीकर्स डिसीजन। तो अभी जो राजस्थान के संबंध में फिर ये न्यूज़ है, जिसमें सचिन पायलट के खेमे के सभी लोग गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे खिलाफ ये दल बदल कानून का जो है प्रावधान को बुलाया गया है कि हमको सब पार्टी सदस्यता से रद्द किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो जो अभी इन्होंने व्हिप जारी की है सदन सत्र में नहीं, तो व्हिप का अर्थ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की मदद मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जब देखा जाए अगर हम सुप्रीम कोर्ट के इतिहास को, तो एक किहोतो होलोहान केस था 1992 का, जिसमें ये कहा गया था कि जो दलबदल कानून के संबंध में जो उच्चतम निर्णय होगा वो स्पीकर का होगा, और उसके बाद जब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं दे देता है तब तक सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अभी इससे यही संभावना जताई जा सकती है कि जब तक जो अभी चूँकि स्पीकर ने पूर्णतः सदस्यता रद्द की नहीं है, अभी प्रक्रिया है, जब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तो किहोतो होलोहान केस में जो निर्णय आया था उसके अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही न्यायालयों का हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये चीज़ हमने देखा किहोतो होलोहान केस किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, 1992 का केस है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, फ्रांस टू रिज्यूम लिमिटेड फ्लाइट्स। तो जैसे कि अभी कोविड-19 आ गया था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ था, फिर सभी देशों ने विदेशी फ़्लाइट्स को बंद कर दिया था, तो इसी तरह इंडिया ने भी बंद किया था। लेकिन उसके बाद जो भारतीय विश्व भर में फंसे हुए थे उनको वापस भारत में लाने के लिए जो हमारा उड्डयन मंत्रालय है उसने एक मिशन भी चलाया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। इसके अंतर्गत लाखों लोगों को वापस लाया गया भारत में। लेकिन उसके बाद अभी पिछले एक सप्ताह से ही UAE ने और USA ने क्लेम किया जो है भाई, आप उससे विरोध जताया कि आप तो अपनी एयरलाइंस को ट्रैवल करा रहे हो, उनका खर्च निकल रहा है, लेकिन हमारी सारी एयरलाइंस ठप हैं, हम कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें भी अलाउ करो कि हम भी आपके यहाँ से लोगों को ले जाएं, अन्यथा हम आपको जो आपकी एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत काम कर रही है, हम अपने देश में इसको काम नहीं करने देंगे। तो जिसके बाद जो है UAE को और USA को अलाउ कर दिया गया है। अब उसके बाद तीसरा देश फ्रांस को भी अलाउ कर दिया गया है कि 28 फ्लाइट्स ये
जो है रन कर सकती है। तो इसके पहले देखिए जो हमारा उड्डयन मंत्रालय है उसने कहा था कि हम ट्रैवल बबल का कॉन्सेप्ट लाएंगे। ट्रैवल बबल क्या है कि जैसे दो देश हैं, दोनों देश आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे, एक बबल के रूप में बनाएंगे। बबल मतलब क्या होता है, जो वो बाड़े जैसा होता है, यानी केवल दो देश यानी 1 to 1 फ्लाइट जाएगी अगर दोनों देश सुरक्षित है। तो इस जो मॉडल को है ट्रैवल बबल कहा जाता है। अगली जो हम देखेंगे, इज़ इंडिया अ हब फॉर ड्रग पेडलिंग। तो मद्रास हाई कोर्ट ने प्रश्न उठाया है कि सरकार जो है जो ड्रग्स के संबंधी में क्या केस निर्णय ले रही है। जैसे पंजाब आप जान रहे होंगे ड्रग्स से काफ़ी बुरी तरह प्रभावित है, वहाँ के युवा सब ड्रग्स के सेवन करते हैं जैसे। और ये भी बताया गया आंकड़ों में 3.1 करोड़ भारतीय लगभग गांजा, भांग, अफीम, चरस, हीरोइन इन सब चीज़ का जो है सेवन करते हैं, जो कि एक काफ़ी गंभीर समस्या है। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को, कि 28 जून तक आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आप जो है इन सभी मामलों पर क्या कदम उठा रहे हैं। अगली न्यूज़ है, बिहार गवर्नमेंट डिनाइज ब्रिज वाज वास्ट अवे। तो बिहार में एक पुल बना था जो 29 दिन पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ था। इसकी लागत लगभग 264 करोड़ थी, लेकिन अभी जो बाढ़ आई थी तो ये जो पुल बना हुआ था अभी ये पुल बह गया, टूट गया, गंडक नदी पर बना हुआ था। तो काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि किस गुणवत्ता से पुल को बनाया गया था। तो भ्रष्टाचार जैसे मामले फिर से सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो भ्रष्टाचार एक इशू हो सकता है, एथिक्स में इस चीज़ को समेट के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है, यूनिवर्सिटीज़ ग्रैपल विद चेंजिंग एडमिशंस प्रोसेस। तो जैसे कि अभी जो है परीक्षाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही हैं, 12th की सारी परीक्षाएं भी पूरी नहीं हुई है और लॉकडाउन है, कोई इन्फेक्शन का डर है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन्स लेती थी तो अभी एंट्रेंस कराना संभव नहीं है। तो ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटीज़ चिंतित हैं कि कैसे हम निर्णय लें, कैसे एडमिशन लें। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि हम जो 12th और 10th के एडमिशन्स होंगे, एग्जाम मार्क्स होंगे, उनके आधार पर 12th के मार्क्स के हिसाब से हम एडमिशन लेंगे। और कुछ ने कहा है कि नहीं, हम 12th के मार्क्स को पे कैसे डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि 12th के काफ़ी सारे जैसे बीएससी में है सारे सब्जेक्ट्स एग्जाम से नहीं हुए हैं, तो कैसे 12th के मार्क्स के आधार पे हम एडमिशन लेंगे। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी चिंता में है किस चीज़ को आधार बनाया जाए एडमिशन्स के लिए। अब हम अंतर्राष्ट्रीय जगत से न्यूज़ देखेंगे। यूएस मल्स ट्रैवल बैन ऑन सीसीपी मेंबर्स। तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं उन सभी पर यूएसए ने ट्रैवल बैन लगा दिया है। क्यों बैन लगा दिया है? क्योंकि यूएस चाइना ट्रेड वार चल रहा है, जिसमें जो है यूएस चाइना को एक अलग थलग करना चाहता है पूरे विश्व भर से। और चाइना जो कि काफ़ी सक्षम है आर्थिक रूप से और ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी उसके डाइवर्स हैं, तो इस वजह से चाइना और यूएस एक दूसरे पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। उन्हीं का एक क्रम है कि यूएसए ने अभी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों को यूएसए में ट्रैवल करने पर बैन लगा दिया है। अगली न्यूज़ है, माइनॉरिटीज़ अंडर अटैक्स एज प्राइम मिनिस्टर पुशेस टॉलरेंट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये न्यूज़ बताया जा रहा है इस न्यूज़ आर्टिकल में कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ मतलब जहाँ पे अल्पसंख्यक है, यानी कि उस अल्पसंख्यक जैसे हिंदू हो गए, आपके सिख हो गए, ईसाई हो गए, उन सभी पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी जो पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग हैं, उनको काफ़ी मतलब लोक लुभावन उनका कर रहे हैं वोट बैंक के चक्कर में। तो ये काफ़ी आरोप लग रहा है उन पर। अगली न्यूज़, रसिया एक्यूज ऑफ ट्राइंग टू स्टील वैक्सीन डाटा। तो रसिया पे आरोप लगाया है ब्रिटेन, यूएसए और कनाडा ने कि जो भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए, तो इस पे ये लोग जो है एक हैकिंग ग्रुप है APT29, इसको कॉजी बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि रसियन इंटेलिजेंस सर्विस का पार्ट है, जिसके माध्यम से रसिया जो है यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा में हो रहे कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के रिसर्च डाटा को चुराना चाहता है। तो ये बात बताई गई है। अगली न्यूज़, ताइवान होल्ड्स मिलिट्री ड्रिल्स अगेंस्ट पोटेंशियल चाइना थ्रेट। तो ताइवान जो एक आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में जो है उपस्थित एक जो है द्वीपीय देश है, जो चाइना कहता है कि हमारा ही अंग है, तो उसने अभी मिलिट्री ड्रिल की है। क्यों? क्योंकि चाइना, उसको संभावनाएं हैं, उसको डर है कि चाइना हो सकता है हम पर अटैक कर दे। तो इसके लिए एक ड्रिल किया है उन्होंने। ड्रिल क्या होती है कि मॉक ड्रिल, यानी कि एक अभ्यास किया है ताकि चाइना को चैलेंज दे सके, उसको चुनौती दे सके, उसको याद दिला सके कि हम भी तैयार हैं। तो मतलब एक सांकेतिक रूप से चाइना पर दबाव बनाए कि ऐसा न सोचे वो उस पर आक्रमण करने के लिए। अगली जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वर्कड फॉर मी सेज ब्राज़ील प्रेसिडेंट। तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की काफ़ी तारीफ़ की है, बताया कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक रही है। तो ऐसे में हमारे लिए न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट जो है ही है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कि जो है हमारे क्या कहते हैं, कौन कौन से जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन कौन सी दवाएं कोविड-19 से संबंधित हैं। तो इन दवाओं जो बार बार चर्चा में आ रही, इसको आपको ध्यान में रखना है।
अगली न्यूज़ है जॉर्डन कोर्ट डिसॉल्व्स मुस्लिम ब्रदरहुड। तो जॉर्डन के कोर्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड को ख़त्म कर दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। तो हम पूरी न्यूज़ को देखते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड एक संगठन था जो इजिप्ट यानी मिस्र में बनाया गया था 1928 में। ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था। इसमें दोनों कार्य होते थे, एक कुछ तो धर्मार्थ कार्य होते थे, दूसरा राजनीतिक कार्य भी होते थे। एक राजनीतिक संस्था के रूप में भी कार्य कर रही थी और मुस्लिमों के हित के लिए धर्मार्थ कार्य भी कार्य कर रही थी। 2011 में अरब स्प्रिंग आई। अरब स्प्रिंग क्या है कि वहाँ पर जो भी तानाशाही देश शासन कर रहे थे अरब क्षेत्रों में, जैसे आपका मिस्र हो गया और भी जो भी खाड़ी देश हैं, इन सब देशों में अरब स्प्रिंग आई। और जो भी आपका तानाशाही राज शासन कर रहे थे, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इन सब में, तो उन तानाशाहों को उखाड़ फेंका गया और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इसको अरब स्प्रिंग कहते हैं, 2011 में आई थी। तो जिसके बाद जो है अरब स्प्रिंग के बाद इस समूह को मुस्लिम ब्रदरहुड कई देशों में उपस्थित है। तो ये राजनीतिक संगठन के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन मिस्र ने और अन्य राज्यों ने, अन्य कई देशों ने इसको टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। लेकिन जॉर्डन में अभी भी ये राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद से इसका जो पॉलिटिकल पार्टीज का रिन्यूअल होता है लाइसेंस का, 2014 से इसका पार्टी का मुस्लिम ब्रदरहुड का रिन्यूअल नहीं हुआ था जॉर्डन में। तो जॉर्डन ने 2015 में एक और जो है इसके एसोसिएट ग्रुप का, जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड एसोसिएशन, इससे निकला हुआ एक संगठन था, उसको जो है तवज्जो दी, उसको वास्तविकता दी, उसको पहचान दी। जिसके बाद जो है जो अभी निर्णय की मतलब जो ये ओरिजिनल मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन था, इसने अपील की जॉर्डन में कि ओरिजिनल संगठन हम हैं, इस नए संगठन को जो पहचान दी गई ये अनुचित है। तो अभी जॉर्डन के कोर्ट ने निर्णय किया है कि कोई जो है आपके जो ये मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है। तो अभी इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि इसको जॉर्डन के नियमों के अनुसार इसको लीगल स्टेटस नहीं प्राप्त है, क्योंकि 2014 के बाद से इस राजनीतिक संगठन का लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो ये हमने जाना मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के बारे में। अगली न्यूज है चाइनाज इकोनॉमी रिबाउंड्स इन क्वार्टर सेकेंड एक्सपेंड्स 3.2%। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे चाइना काफ़ी प्रभावित था कोविड-19 से और वास्तव में वायरस का जन्म भी वहीं हुआ था, तो लेकिन अभी काफ़ी कम आर्थिक सिकुड़न थी उसमें। लेकिन अभी जो सेकंड क्वार्टर है उसमें 3.2% का एक्सपेंशन देखने को मिला है। अगली न्यूज है इंश्योर फेयर डेट रिकवरी प्रैक्टिसेस आरबीआई टेल्स एआरसीज। तो आरबीआई ने एआरसीज को कहा है कि जो भी आप अपना ऋण है वापस ले रहे हो, जिनसे ऋण आपने दिया जिनको, उनसे वापस ले रहे हो, तो आप जो है सौम्य तरीकों को अपनाएं, बहुत गंभीर तरीके ना अपनाएं कि जो भी कर्ज लेने वाले हैं वो काफ़ी दबाव में आए। तो एआरसीज क्या है? एआरसी का फुल फॉर्म होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये क्या है, क्या कार्य करती है हम जानेंगे। जैसे बैंकों ने किसी को लोन दिया और बैंक के उस लोन को वापस लेने में काफ़ी उनको समस्या पड़ रही, या उनको टाइम नहीं, या फिर उनके पास क्षमता नहीं कि उस लोन को वापस ले पाएँ, तो ऐसे में कुछ विशेष एजेंसी होती है जो लोन को वापस लेती हैं। तो जो बैंकें हैं इनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे देती हैं जो लोन है, कि भाई आप जो है हमको कुछ परसेंट दे देना, आप कुछ परसेंट ले लेना, और जो भी अब लोन वापस मिलता है हमको पैसा दे दीजिएगा। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज काफ़ी तरह के दबाव बनाते हैं जिन क्लाइंट्स ने लोन लिया है बैंकों से। तो वही अभी आरबीआई ने कहा है कि अभी स्थिति काफ़ी गंभीर है, आप संभाल के जो कदम लीजिए, कोई ऐसा कदम मत लीजिए कि जो इन्वेस्टर्स है या एंटरप्रेन्योर्स है उन पे जो है तनाव हो और उनका बिजनेस ठप हो जाए, जिससे देश का आर्थिक हित भी प्रभावित हो सकता है। तो ये हमने देखी न्यूज़ जिससे संबंधित। अब हम देखेंगे आगे अगली हमारी न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है मोरेटोरियम डोंट अप्लाई टू म्यूचुअल फंड्स डिबेंचर्स हाई कोर्ट। तो जो है आरबीआई ने एक मोरेटोरियम घोषणा की थी 6 महीने की, कि जो भी आप लोन लिए हैं, जिनने भी लोन लिया है वो 6 महीने तक किस्त देने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आरबीआई का सर्कुलर है ये म्यूचुअल फंड पे और डिबेंचर पर नहीं लागू होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या हमने कई बार डिस्कस किया है कि जैसे जो छोटे छोटे निवेशक हैं, मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपये है, तो हमारे पास 1000 रुपये, तो 1000 रुपये हम अंबानी को थोड़ी देंगे, अंबानी 1000 रुपये हमसे लेंगे नहीं। उनको तो लाखों में आवश्यकता होती है, करोड़ों में आवश्यकता होती है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आवश्यकता होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी बनाई जाती है। तो सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा उस म्यूचुअल फंड में शामिल कर दें, और वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी की मैनेजमेंट होगा वो बड़े बड़े स्तर पर उसको इन्वेस्ट करेगी। इसके बाद जो भी फायदा होगा वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करेगी। तो वही बताया गया अभी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुई है ये, इस पर मोरेटोरियम नहीं लागू होता है। अगली नीचे रिलायंस सीन
इमर्जिंग अ बिगर थ्रेट टू अमेजन एंड वॉलमार्ट। तो रिलायंस में अभी देखे होंगे आपने कि जो है काफ़ी जो है $20 मिलियन तक लगभग फंड इसने रेज किया है। जैसे जियो ने इसमें इन्वेस्ट किया है और गूगल ने भी इन्वेस्ट किया है लगभग 7.7% का स्टेक लेके। तो काफ़ी बड़े स्तर की राशि इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है रिलायंस में, तो जिससे रिलायंस की क्षमता में भी विस्तार हो रहा है और डिजिटल क्षेत्र में इसका प्रभाव भी बढ़ने वाला है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों पर काफ़ी तनाव होने वाला है, काफ़ी प्रभाव होने वाला है, क्योंकि रिलायंस काफ़ी गंभीर टक्कर देने जा रही है। तो ये हमने देखी अच्छी न्यूज़पेपर संबंधित सभी डिस्कशंस को। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मातृत्व मृत्यु दर यानी एमएमआर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म या 42 दिन के भीतर होने वाली माता की मृत्यु है, ये एमएमआर की परिभाषा को बताया गया है। एसआरएस आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2016-18 के मध्य के दौरान एमएमआर 113 रहा है। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सा केस दल बदल कानून से संबंधित है? किहोतो होलोहान, केशवानंद भारती केस, ए के गोपालन केस या उपर्युक्त सभी? अगला प्रश्न है, फरजाद गैस फील्ड किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान? इन सभी का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।